तो गाइस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि एक ऐसा कैदी जिसको जेल में रखना नामुमकिन सा है, वो हमेशा हर जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। और इस कैदी का नाम सुजुकी है, लेकिन फ़िलहाल वो अभी जापान के एक हाई सिक्योरिटी जेल में मौजूद है, जिसके सेल के बाहर बहुत ज़्यादा गार्डों का पहरा भी है। सुजुकी एक स्कैरी सी स्माइल देता है और अपना दांत निकाल लेता है। जब गार्ड्स को शक होता है कि उसके सेल में कुछ हलचल सी हो रही है, तो वो उसके सेल को देखने जाते हैं, जहाँ पर सुजुकी मौजूद ही नहीं होता। तो गार्ड्स ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो और गार्ड्स को इन्फॉर्म करते हैं कि सुजुकी जेल से फ़रार हो गया है। जेल में एक भगदड़ सी मच जाती है और सायरन हर जगह से बजने लगते हैं, लेकिन सुजुकी भी कुछ ज़्यादा कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो भागने में कामयाब हो जाता है और सेल की छत पर पहुंच जाता है, लेकिन हर जगह से सायरन बजने की आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर सुजुकी भागते भागते एक जगह खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। फिर हमें उसके पहले का वक्त दिखाया जाता है कि सुजुकी इस जेल में आया कैसे। असल में सुजुकी इस जेल में 10 साल पहले आया था और वो यहाँ पर एज अ कैदी लाया गया था। जब सुजुकी को इस जेल में लाया गया तो वो बहुत ज़्यादा चुपचाप रहता था, तो आसपास के लोग और कैदी मानने लगे कि शायद गूंगा है। सुजुकी की छाती पर एक टैटू बना हुआ था जो माउंट फीजी का उल्टा टैटू था। सुजुकी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मशहूर था जेल से भागने के लिए और 3 बार इससे पहले भी वो ये काम कर चुका था। फिर सुजुकी को एक जेल में लाया गया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रोशनदान था। वो रोशनदान को बहुत ज़्यादा गौर से देखने लगा। उसके दिमाग में ज़रूर कुछ न कुछ चल रहा था। जेल के बाहर एक गार्ड ने कमिश्नर मिस्टर कानीमोरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज़ जेल से नहीं फ़रार हो सकता, लेकिन जैसे ही उसने शीशे से देखा तो सुजुकी वहाँ तो था ही नहीं। गार्ड ने पूरे शहर को घेरने के ऑर्डर दे दिए और कानीमोरा ने भी ये ऑर्डर जारी कर दिया ताकि सुजुकी किसी भी हालत में फ़रार ना हो सके और पकड़ा जाए। लेकिन गार्ड्स ने तो उसको सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर ही पकड़ लिया। पता नहीं सुजुकी ट्रेन की पटरी पर सिर्फ और सिर्फ सीधा ही भागा जा रहा था, लेकिन इस बार उसके हाथ बांध दिए गए। उसी कमरे में कैद कर दिया गया जहाँ वो पहले कैद था, लेकिन उसके इस बार हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गईं। फिर एक गार्ड ने उसके सेल के अंदर झांक कर देखा तो वो अपने ऊपर चादर ओढ़ के सो रहा था। गार्ड ने उससे कहा कि वो अपने मुंह से चादर हटाए, क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहता सुजुकी के मामले में। जब सुजुकी ने ऐसा नहीं किया तो गार्ड्स ने उसकी फुल ऑन धुनाई की और उसको बहुत बुरी तरह से पीटा। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। ये सब रिकॉर्ड देखकर एक बात पता चलती है कि सुजुकी जब भी जेल से फ़रार होता है वो ट्रेन की पटरी पर सीधा ही भागता है। पता नहीं इसको क्या हो जाता है। वैसे तो जेल के अंदर बहुत ज़्यादा होशियार बनता है, लेकिन बाहर जाकर बिल्कुल ही पागल और संकी सा हो जाता है कि सीधा भागने लगता है। ऐसा लगता है इसके अंदर अकल है ही नहीं। रात को वार्डन उसके सेल में जाता है और वो ये चीज़ देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी हथकड़ियाँ खुल चुकी हैं उसके हाथों से। वो उसको मार मार कर पूछता है कि उसने हथकड़ियाँ आखिर कैसे खोली, लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा। एक दिन सुजुकी एक तार के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है, यानी उसको हाथ में लेकर बैठा हुआ होता है और उसने इसी तार से हथकड़ियाँ खोली थी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि वो इस तार को अंदर लेके कैसे आया, मुंह में डाल के? नहीं, वो अपने बूट में छुपा कर लेकर आया था इस तार को। कुछ दिनों बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी के लिए अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास एक बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका था इस जेल से फ़रार होने का। वो जो तार इसके पास था सुजुकी के पास, वो उस तार से उस जेल के दरवाजे को खोलने लगा, यानी अपने जेल के दरवाजे को खोलने लगा। कुछ देर बाद एक गार्ड आता है और वो इसके सेल को देखने लगता है, तो वो देखता है कि सुजुकी एक बार फिर वो अपना मुंह ढककर सो रहा है। लेकिन इस बार गार्ड ने उसको कुछ भी नहीं कहा और वो वहाँ से ऐसे ही चला गया। लेकिन हकीकत तो ऐसी थी कि सुजुकी इस बार तो जेल से फ़रार हो भी चुका था। जो छिपकली बनकर उस छत से चिपका बैठा था और गार्ड को पता भी नहीं चल रहा था कि वो छत पर चिपका हुआ है। वो जेल से भागने के लिए बिल्कुल सही मौके का इंतज़ार में था। गार्ड के जाने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया। उसने छत की एक खोखली जगह पर मुक्का मारा और वहां से बाहर निकला। जब ये बात गार्ड्स को पता चली तो उन्होंने फ़ौरन से सारे गार्ड्स को अलर्ट करते हुए सायरन बजा दिया और वार्डन को भी खबर पहुंचा दी गई और वो तुरंत अपनी जेल वापस आ गया। तो पुलिस वाले सुजुकी को अब प्लान बना रहे थे कि उसको कैसे पकड़ा जाए। वार्डन ने ये बात कही कि सारे प्लान अपने ख़त्म कर अपनी तकरीबन 5 लोगों की टीम ट्रेन की पटरी पर पहुंचा दो। उसकी ये बात सुनकर सारे गार्ड्स उसकी शक्ल देखने लगे और सोचने लगे कि ये बुढ़ा पागल हो गया है कि ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन वार्डन ने जब उनको विश्वास दिलाया कि सुजुकी जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा, तो वो वही करते हैं जो वार्डन उनको कह रहा होता है। और उसकी बात सच भी निकली कि वो ट्रेन की पटरी पर मिल भी गया और सुजुकी को एक बार फिर ट्रेन की पटरियों पर पकड़ दिया।
दिया गया। जेल से भागते हुए तो ये चाचा चौधरी बन जाता है, लेकिन इसको बाद में पता नहीं क्या हो जाता है कि ये पकड़ा ही जाता है ट्रेन की पटरियों पर ही। आखिर ये कैसा रास्ता, ये आगे जाके हमें पता चलेगा। वॉल्टन की इस समझदारी पर उसको प्रमोशन हो जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है और वो काफ़ी बड़े ओहदे पर फाइज हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि सुजुकी एक बार फिर से बाहर निकलता है जेल से और फिर से वो पटरियों पर पकड़ा गया। उसे हर साल एक नई जेल में भेजा जाता जिसमें और ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होती, लेकिन वो फिर भी भागने में कामयाब हो ही जाता था। इसलिए वो मीडिया में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ वो कड़ी सिक्योरिटी में था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 गार्ड ही उसकी निगरानी में थे। उसका कमरा भी पूरी तरह सीमेंट से बना हुआ था और दरवाजे पे कई ज़्यादा ताले लगे हुए थे। और ये एक आइसोलेशन सेल था। ये वही आइसोलेशन सेल है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा। सेल के अंदर आने के बाद सुजुकी चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाने लगा। वो एक बार फिर तैयार था भागने के लिए जब एक गार्ड सुजुकी के सेल में खाना डालता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसके हाथ पकड़ के उसके हाथों पर हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने सीटी मारी जिससे कई और गार्ड्स वहाँ पर आ गए। उन लोगों ने मार कर उसकी बुरी हालत कर दी सुजुकी की। होश आने पर सुजुकी ने गार्ड्स को जेल से बाहर जाते हुए देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड्स ने उसके हाथों पर कुछ और पेचकस दिए और उसकी हथकड़ियों को और ज़्यादा टाइट कर दिया ताकि वो इस बार उस हथकड़ियों को खोल ना पाए। और जाने से पहले वो लोग उसके शरीर की कुछ ज़्यादा ही मेंटेनेंस कर गए और इसी तरह सुजुकी के इस जेल से निकलने का और भी मुश्किल हो गया। वो रोज़ाना गार्ड से पंगे लेता और गार्ड उसे मारते और वो अपना खून उस लोहे की सलाख पे लगाता। एक दिन गार्ड्स ने उसको इतना बुरा पीटा कि उसका दांत टूट कर नीचे गिर गया, लेकिन सुजुकी ने उसे उठा लिया और उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा और ऐसा लग रहा था कि ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा है। और सुजुकी उसके बाद दांत से दीवार पर कुछ बनाने लगा। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी ने एक गार्ड पर फिर से हमला कर दिया, लेकिन इस बार उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक सज़ा दी गई। उन लोगों ने उसको एक लंबी जंजीर से बांधकर ऊपर लटका दिया। 1 साल बीत गया था उस सज़ा को, लेकिन सुजुकी अभी भी उस सज़ा को काट रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और उसके शरीर सड़ने लगा था और उसके ज़ख्म पर कीड़े पड़ना शुरू हो गए थे। आखिरकार गार्ड्स ने आकर की जंजीरें खोल दी तो उसको कुछ चैन की सांस आई। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर कानीमोरा यानी वॉल्टन को। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा कि सुजुकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से चला गया। फिर इसके बाद वही रात आई जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेच खोलने लगा। असल में सुजुकी दांतों से अपने दांत से दीवार पर कुछ बनाता नहीं था। वो दांत इसलिए घिसता था दीवार पे ताकि दीवार थोड़ी तीखी हो जाए, ताकि वो उसके इस्तेमाल से पेच खोल सके। हथकड़ियों से आज़ाद होके उसने दरवाजे पर जाकर लोहे की सलाखों को उसने धक्का देना शुरू कर दिया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग लग चुका था। कुछ ही देर में सलाख टूट गई और सुजुकी उस जेल से फरार हो गया। फिर हमें सुजुकी की जन्म की कहानी दिखाई गई। उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों के घर पे पला बड़ा। एक दिन सुजुकी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था कि उसको दूर से एक आदमी आता हुआ नजर आया जो सुजुकी का ही बाप था और उसने अपने पिता की छाती पर वही टैटू देखा जो आज हमने मूवी की शुरुआत में यानी कि हमने सुजुकी की छाती भी देखा था। बदकिस्मती से उस दौरान कुछ पुलिस वाले आ गए जो सुजुकी को पकड़ना चाहते थे, यानी उसके डैड को पकड़ना चाहते थे और उसके डैड वहाँ से फरार हो गए। वो उनको देखकर रेल की पटरी पर सीधा भागने लगा। फिर उसी दिन सुजुकी ने कसम खा ली थी कि वो एक ना एक दिन अपने बाप से ज़रूर मिलेगा। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजुकी भाग रहा होता है और सुजुकी फरार होने के बाद उसी पटरी पर सीधा भागने लगा, लेकिन कानीमोरा ने अचानक वहाँ पर आकर उसे आवाज़ दी और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो रुक भी गया और कुछ ही देर में गार्ड्स की एक टीम आकर उसे पकड़ के ले गई। देश की सबसे ज़्यादा कड़ी सिक्योरिटी की जेल भी सुजुकी को नहीं रोक पाई, इसलिए वॉल्टन यानी कानीमोरा ने दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जेल यानी प्रिजन आइसले में उसको भेजने का फैसला किया। प्रिजन आइल कोई मामूली जेल नहीं थी, वो समंदरों के बीचों बीच बनी हुई है जहाँ पर लगातार समंदर का तूफान आता ही रहता था। और सबसे ज़रूरी बात, वहाँ तो ट्रेन की पटरी थी ही नहीं और समंदर ख़तरनाक मॉन्स्टर्स और यानी शार्क से भरा पड़ा था।
इसलिए वहाँ से भागना निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जेल के अंदर के मनाजिर भी इतने ही ख़तरनाक थे। जेल के चारों तरफ गार्ड्स थे। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे देखते ही गार्ड्स को ऑर्डर था कि उसे गोली मार दे। जब सुजुकी वहाँ पहुँचा तो उसे तुरंत उसके सेल में बंद कर दिया गया। वो कोई सेल नहीं था या कोई जेल नहीं थी, वो एक ऐसी जगह थी, एक ऐसी सलाखें थी जिसमें उसको जकड़ लिया गया सुजुकी को, और एक ऐसी जगह पे जकड़ के रखा गया जहाँ पे वो हिल भी नहीं सकता था, अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। फिर हमें दिखाया जाता है कानीमोरा को, जो सुजुकी के बारे में लाइब्रेरी में जाकर जानकारी निकालने लगता है। ढूंढने पर उसे कुछ पुरानी फाइल्स मिली जिसे वो पढ़ने लगा। फिर हमें सुजुकी को दिखाया जाता है कि वो चुपचाप उन सलाखों के बीच में फंसा हुआ था। वो बाकी कैदियों की तरह वहाँ पर कोई भी हरकत नहीं कर रहा था, और वो अचानक से अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट करके अपने आप को सुखड़कर उस जाल में से निकल आता है। लेकिन उसको एक कैदी ने ये सब करते हुए देख लिया, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि वो इतना नशे में भंटा कुछ बोल ही नहीं सका। उधर कानीमोरा एक रिसर्च में लगा हुआ था कि जेल के सायरन फिर से बजने लगे। जेल का कमिश्नर शौक में आने के बजाय हंसने लगा क्योंकि वहाँ से बच के निकलने का कोई तरीका था ही नहीं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। और ऊपर से आज सारे गार्ड्स को गोली मारने का मौका भी मिलेगा। मिस्टर कानीमोरा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वॉल्डन ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह कुछ गार्ड्स को बंदूकें देकर पूरे आइलैंड में फैला दिया गया। वॉल्डन अपने आदमियों को कुछ समझा रहा था और वहाँ पे अचानक से वहाँ पर कानीमोरा आ गए, और कानीमोरा ने वॉल्डन को बताया कि सुजुकी असल में यहाँ पर अपने बाप को ढूंढने आया है, जो इसी आइलैंड पर कैद है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए बिल्कुल। फिर हमें पता चलता है कि सुजुकी ने ऐसा क्यों किया और उसकी सारी असलियत बाहर आ जाती है। असल में जो हम देख रहे हैं मूवी की स्टार्ट से, ये सब एक सुजुकी का प्लान था। वो बार इस बार जेल से इसलिए भागता बार कि वो जानबूझकर पकड़ा जाता था कि वो आखिरकार किसी न किसी तरह तो प्रिजन आइल तक पहुंच ही जाए। उसका असली मकसद अपने बाप से मिलना था, अपने पिता को आज़ाद करवाना था, और आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिल ही गया। और वो लोग अपने इस बेटे को और बेटा बाप को देखकर इतने सालों बाद देखकर दोनों खूब रोए। बदकिस्मती से मिस्टर कानीमोरा, वॉल्डन और बाकी टीम के साथ उसी जगह पे आ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उसके पहुंचने से पहले ही सुजुकी उस बूढ़े आदमी के साथ गायब हो गया। सुजुकी अपने पिता को आइलैंड के छोर तक ले आया। उसने पहले से ही वहाँ पर एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर उड़ गए। फिर एक बूढ़े आदमी से कानीमोरा ने बात की जो कि सुजुकी के डैड के बराबर में ही रहता था, यानी उनके साथ ही वो रहता था। तभी उन्होंने यानी कानीमोरा ने उसकी छाती पर माउंट फिजी का एक टैटू उसकी छाती पर देखा। लेकिन हमें ये बात रियलाइज़ होती है कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी सुजुकी अपने पिता को नहीं लेके गया था। वो जिस इंसान को वो लेके गया वो उसका बाप था ही नहीं। उसका बाप तो वो था जिसकी छाती पर माउंट फिजी का टैटू बना हुआ था। क्या आप अपने बाप के लिए इतनी परेशानियां सह सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।